हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कौन सा देश किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेज़ी से पेटेंट दाखिल करके रचनात्मक एआई प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बन गया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। कौन सा देश किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेज़ी से पेटेंट दाखिल करके रचनात्मक एआई प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन टॉप पे है, चीन के बाद है यूएसए, तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है कोरिया, चौथे स्थान पे है जापान और पाँचवें पे है इंडिया। चीन ने कितना पेटेंट दाखिल किया है? तो 38,200 स्टार्टिंग इन 2014, 38,200। इसके बाद आपका आता है यूएसए ने कितना किया है? 6,300। तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया है 4,155 और जापान है मोर देन 3,400 और इंडिया 1,350। तो टॉप पे है आपका चीन के बाद है यूएसए के बाद आपका है साउथ कोरिया, फिर आपका है जापान और फिर है भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए अमेरिका के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखी गई सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएसए डेवलप कर रहा है LGM-35A। अच्छा, ये सेंटिनल क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जो सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है, ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट में से बोलते हैं ICBM। तो यूएसए डेवलप कर रहा है LGM-35A, जो कि क्या है? सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये रिप्लेस किसे करेगा? LGM-30 मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को। और जो सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो नॉर्थरोप ग्रुमैन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की तस्वीर मिली है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहाँ? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में। किस देश में पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की तस्वीर मिली है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने कलाकृति की खोज की है जिसमें एक जंगली सूअर के साथ बातचीत करते हुए 3 मानव जैसी आकृतियों को दर्शाया गया है, जो उन्हें निर्धारित किया है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात विश्वसनीय गुफा पेंटिंग है, जिसे कम से कम 51,200 साल पहले बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने पारस्परिक पहुंच समझौते रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं RAA, रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने पारस्परिक पहुंच समझौते रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मर्सर की
कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग से पता चलता है कि 2024 में प्रवासियों के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा स्थान है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हांगकांग। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग से पता चलता है कि 2024 में प्रवासियों के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा स्थान है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हांगकांग। तो टॉप पे कौन है? रैंक 1 पे है हांगकांग, दूसरे पे है सिंगापुर, तीसरे पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, चौथे पे है जेनेवा, पाँचवें पे है बेसल। तो ये टॉप 5 में है। इसके अलावा मुंबई की रैंक क्या है? मुंबई है 136वें पोजीशन पे और न्यू दिल्ली है 165 पोजीशन पे। ये भी याद रखना है मुंबई कौन से रैंक पे है? 136 और दिल्ली 165। इसके अलावा दूसरे भारतीय शहर की बात की जाए तो चेन्नई 189, बेंगलुरु 195, हैदराबाद 202, पुणे 205, कोलकाता 207। लंदन टॉप 10 रैंकिंग में है, लंदन की रैंक है 8। इसके अलावा कोपेनहेगन 11, वियना 24वें स्थान पे है, पेरिस 29 और एम्स्टर्डम 30वें स्थान पे है। और जो मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है तो इसमें सबसे आखिरी में है अबुजा 226वें नंबर पे है और लागोस 225वें नंबर पे है। द टू मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज आर लागोस एंड अबुजा। और ये दोनों कहाँ लोकेट है? तो बोथ लोकेटेड इन नाइजीरिया। ये भी आपको याद रखना है। लास्ट टू कौन है? तो 226वीं रैंक है अबुजा और अबुजा से पहले 225वें रैंक पे लागोस। दुबई की रैंक कितनी है? तो दुबई है 15वें पोजीशन पे। इसके अलावा तेल अवीव ये आपका है 16वें पोजीशन पे। अबू धाबी ये आपका है 43 पे। रियाद 90th पोजीशन पे है और जेदा 97th पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, टॉप पे कौन है? मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग से 2024 में प्रवासियों के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा स्थान है? तो टॉप पे है हांगकांग और सेकंड पे है सिंगापुर। और अगर भारत की बात की जाए तो मुंबई है। मुंबई की रैंक कितनी है? 136 और दिल्ली की रैंक है 165 और चेन्नई 189, बेंगलुरु 195, हैदराबाद 202, पुणे 205, कोलकाता 207। इसके अलावा द टू मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ और लागोस, इसकी रैंक कितनी है? लागोस की 225 और अबुजा 226। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2023 तक। हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही आने वाली एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष परियोजना पोलरिस डॉन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेस एक्स। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही आने वाली एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष परियोजना पोलरिस डॉन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो स्पेस एक्स। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो जुलाई में ही लॉन्च होने वाला था 31 जुलाई को, लेकिन किसी कारण से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका अगस्त लास्ट में इसे लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में, जो आपका मिशन है पोलरिस डॉन, इस मिशन को फंड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फंडेड बाय एंटरप्रेन्योर, उनका नाम है जेरेड इसागमैन। ये नाम आपको याद रखना है, नाम आपसे पूछ सकता है जेरेड इसागमैन, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका ये मिशन है पोलरिस डॉन, इट हैज़ द फर्स्ट प्राइवेट एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी या स्पेस वॉक, और इसमें जो क्रू होंगे ये ओनली सिविलियन होंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए अपने संयुक्त उद्यम का पहला भाग पूरा कर लिया है? तो भारत और रूस ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और किस देश ने
AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए अपने संयुक्त उद्यम का पहला भाग पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रूस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो किसने किया? WHO ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट एक्सेस टू मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे WHO ने लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? टू बूस्ट एक्सेस टू मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेज। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसमें इंक्लूड है 2301 टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेचल रिव्स। ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेचल रिव्स। आपको बताना है ये कौन से पार्टी से है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, अभी हाल ही में आम चुनाव हुआ था, उनका नाम है रेचल रिव्स। ये कौन से पार्टी से है? इसके अलावा इनके बारे में दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रिव्स, ये फॉर्मर चाइल्ड चेस चैंपियन रही है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की इकोनॉमिक्स भी रही है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो रेचल रिव्स है, ये फॉर्मर चाइल्ड चेस चैंपियनशिप थी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड इकोनॉमिस्ट भी। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेंस 2024 एक अभिनव योजना है, इनोवेटिव स्कीम है, जो शिप यार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढती है और देश में निर्मित और पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। आपसे पूछ रहा है कि गेंस का मतलब क्या है? GAINS स्टैंड्स फॉर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा G फॉर GRSC, A फॉर एक्सेलरेटेड, I फॉर इनोवेशन, N फॉर नर्चरिंग, S फॉर स्कीम। गेंस का मतलब क्या हुआ? GRSC। गेंस का मतलब क्या हुआ? GRSC एक्सेलरेटेड, इनोवेशन, नर्चरिंग, स्कीम। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो गेंस एक आपका इनोवेटिव स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या होगा? ये जो आपका स्कीम है, शिप यार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढती है और देश में निर्मित और पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेन ने। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने 4th टाइटल जीता है यूरो कप का, ये भी आपको याद रखना है। और स्पेन ने हराया किसे? इंग्लैंड को। स्पेन ने हराया किसे? इंग्लैंड को। कितने से? 2-1 से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। और लागत कितना है? तो अप्रॉक्स 16,000 करोड़। ठीक है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, लगभग 16,000 करोड़। और एक किस किस को जोड़ेगा?
तो जो इसकी लंबाई है 11.8 किलोमीटर है और ये स्टार्ट होगा थाने साइड से और कहाँ तक जाएगा एंड एंड ऑन नेशनल हाईवे 8 एट बोरीवली। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो MMRDA एजेंसी है, इन्होंने क्लेम किया है दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विन टनल विल नॉट हार्म द इकोलॉजी ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। इसी के नीचे से गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये आपका पुल बन रहा है, जो कि आपका सबसे लंबा शहरी सुरंग परियोजना है, कौन से पार्क के नीचे से जा रहा है, तो उस पार्क का नाम आपको याद रखना है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है, द टनल विच इज टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाई May 2028, 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन बाई 1,50,000 MT एवरी ईयर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 55% अधिक है और महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। तो आंसर क्या होगा, किस राज्य ने? गुजरात ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वो तो आपने देखा ही होगा। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 55% अधिक है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, गुजरात। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप पे आपका, टॉप पे महाराष्ट्र है, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, 2024 की बात हो रही है। विथ ए टोटल FDI इनफ्लो ऑफ USD 15.1 बिलियन इन 2024, महाराष्ट्र ऑक्युपाई द टॉप स्पॉट। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है आपका गुजरात। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है आपका कर्नाटक। फोर्थ पे है दिल्ली और तेलंगाना है फिफ्थ पे। टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे है दिल्ली और तेलंगाना है 5वें पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टॉप पे कौन है? तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आपका गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, फिर आपका है दिल्ली और फिर आपका है कौन सा? तेलंगाना। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। टॉप पे तो महाराष्ट्र है, सेकंड पे गुजरात हो गया, थर्ड पे कर्नाटक, हाँ थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे दिल्ली और 5वें स्थान पे है तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, डाटा दिया किसने है? तो DPIIT ने। DPIIT का मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT stands for Department for Promotion of Industry and Internal Trade। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। जो आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, ये रिकॉग्नाइज किया गया था यूएन के द्वारा 2014 में और पहली बार मनाया गया था 2015 में। पहली बार 2015 में मनाया गया था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। और 2024 की थीम क्या है? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का। यहाँ पे आप लिख लो रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। PDF में सही कर दूंगा मैं, रक्षा मंत्रालय का है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो इट इज ए प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि TDFS स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का। PDF में मैं सही करके दे दूंगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? शिव शंकरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस पे? ऑन सिविल एविएशन, ये याद रखना है, ऑन सिविल एविएशन 11 और 12 सितंबर को होगा। और जो पहला कॉन्फ्रेंस इसका हुआ था फरवरी 2018 में, कहाँ हुआ था? बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में। ये भी आपको याद रखना है, चीन में हुआ था पहला, दूसरा आपका भारत में होगा। पहला कब हुआ था? 2018 में। इसके अलावा इसमें 40 देश भाग लेंगे, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, US, UK, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पाकिस्तान, जापान, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा आपका एक कॉन्फ्रेंस होगा। इसके अलावा ये मैं बता चुका हूँ, द फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन वाज हेल्ड इन बीजिंग इन 2018, ठीक है, 2018 में हुआ था। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है और वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICAR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृषि एवं पशुपालन। हिंदी में क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन के लिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सबीरा हारिस, भारत की है। भारत के हाल ही में इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो सबीरा हारिस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे हुआ था आपका जो विश्व कप है, शॉटगन जूनियर विश्व कप? तो पोरपेटो इटली में। ये तो सबसे पहले ये याद रखना है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो भारत की है सबीरा हारिस ने। इन्होंने शॉट किया 29 आउट ऑफ 40 टारगेट्स। इसके अलावा सिल्वर किसने जीता? सोफिया गोरी ने। सिल्वर किसने जीता? सोफिया गोरी कौन से देश की है? इटली की है। और गोल्ड किसने जीता? कैरी गैरिसन ने। गोल्ड किसने जीता? कैरी गैरिसन ने यूएसए की है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।